वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो हमारा पॉलिटी का टॉपिक है, जिसका नाम है राष्ट्रपति। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने कल ही करा दिया था, लेकिन दोस्तों मैंने कल आपके लिए राष्ट्रपति टॉपिक जो था वो पूरे कंसेप्ट के साथ में समझाया था, उसका एक भी एमसीक्यू नहीं कराया था। तो आज मैं आपके लिए आपके एग्जाम में जो जो एमसीक्यू पूछा गया है, आपके जितने भी एग्जाम हैं, कंपटीशन एग्जाम यानी कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी का हो या यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो या फिर किसी और का भी एग्जाम हो, पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो या कोई भी स्टेट पुलिस का हो, सारे के सारे इसमें मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए जो मैं ये सेशन लेकर आया हूँ, इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ राष्ट्रपति टॉपिक से। और ये एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है, एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से बाहर जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप इस सेशन को लीजिए, एक एक क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझिएगा और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आइए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इस यूट्यूब चैनल पर यानी रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए, ऐसे मोस्ट टॉपिक जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें समझने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिएगा रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। स्टूडेंट्स, आपने अगर कल का जो मैंने राष्ट्रपति का सेशन लिया था कंसेप्ट के साथ में, वो बड़े डिटेल से मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो सेशन लिया है तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप यूं ही दे दोगे, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस में होने वाले हैं। अगर वो सेशन आपने नहीं लिया है तो प्लीज आप उस सेशन को ले लीजिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन होने वाला है। और स्टूडेंट्स, आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर तो देना ही है, लेकिन मैं अदर जो आपसे क्वेश्चन करूंगा उसका भी आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए केवल और केवल एमसीक्यू कराने वाला हूं, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कल ही इतने डिटेल में आपके लिए राष्ट्रपति टॉपिक फिनिश करा था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं, यानी जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो किसके लिए हैं? ठीक है, किसके लिए निहित हैं? तो ये मैंने कल अच्छे तरीके से आर्टिकल भी बताया था, ये कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है, तो आर्टिकल आप बताइएगा। इसका राइट आंसर होने वाला है राष्ट्रपति। ठीक है, जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आज मैं कोई भी स्टार मार्क नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन लिए हैं राष्ट्रपति टॉपिक से और ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो अपने माइंड में छाप लीजिएगा बच्चा, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं। भारत का वास्तविक शासक? नहीं। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का वास्तविक शासक नहीं होता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष? बिल्कुल होता है, ये सही बात है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अच्छा, राज्य और सरकार का अध्यक्ष? नहीं, ऐसा नहीं है।
बहुमत दल का नेता, ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, क्लियर हुआ। जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। अभी क्वेश्चन ये फर्स्ट में क्या पूछा था, देखिए फर्स्ट नहीं सेकंड। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब आइए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भैया ये भी एक सेना है जो तीनों सेनाओं में शामिल है। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो जल्दी से बताइएगा कौन होता है। राष्ट्रपति होता है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन था ये बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन इनकी लैंग्वेजेस में डिफरेंस है। ऐसे ही आपका एग्जामिनर पूछता है घुमा फिरा के क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ये कल बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। जल्दी से बताइएगा कितनी आयु पूर्ण कर चुका हो। अगर आपने कल अच्छे से टॉपिक समझा है तो आप यूं ही कमेंट में आंसर देते चले जाओगे। जल्दी बताइए कितनी वर्ष पूर्ण कर चुका हो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, तो 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए बताइएगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन को ढंग से सुनिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु, ठीक है, इसमें अधिकतम आयु पूछिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। हमारी न्यूनतम आयु कितनी थी, यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, तो 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। और अधिकतम आयु इसमें पूछी है, तो अधिकतम आयु के लिए स्टूडेंट्स कोई सीमा नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, कोई भी एज का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा कोई भी उसमें संविधान में प्रावधान नहीं है कि अधिकतम आयु इतनी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ये आर्टिकल के तहत मैंने बताया था, जल्दी से बताइए किस आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो बच्चा इसकी भी कोई सीमा नहीं है, स्टूडेंट्स इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत के अंदर राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 57 किसमें है, आर्टिकल 57 को याद करिए जो मैंने आपके लिए कल बताया था। ठीक है, आर्टिकल 57 में कहा गया है कि भारत का एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनयन द्वारा, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप समझिए जो जनता द्वारा वोटिंग होती है वो प्रत्यक्ष रूप होता है, और जो जनता द्वारा वोटिंग नहीं की जाती है वो अप्रत्यक्ष रूप होता है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह के चुनाव किए जाते हैं। तो वो किस प्रकार से होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव होता है, अच्छा राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस आर्टिकल में कही गई है, जल्दी से बताइएगा किस आर्टिकल में कही गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात, जल्दी से बताइए। जो निर्वाचन मंडल है वो किस आर्टिकल में है, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिएगा कल का सेशन अगर देखा है तो। डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल 54 में कहा गया है निर्वाचन मंडल के बारे में, किसके, निर्वाचन मंडल के बारे में। ठीक है, निर्वाचन मंडल यानी कौन कौन भाग ले सकता है, ये आर्टिकल 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, और निर्वाचन विधि यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल 55 में कही गई है। जो
निर्वाचन की विधि है, जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, वो किस आर्टिकल में कही है? आर्टिकल 55 में और आर्टिकल 54 में कहा गया है। निर्वाचन मंडल यानी कौन कौन भाग लेगा राष्ट्रपति चुनाव में? तो बताइए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो डियर स्टूडेंट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद निर्वाचन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताएगा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ये मैंने नोट पॉइंट में कराया था कल के सेशन में कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी अगर कोई वाद विवाद हो जाता है तो उसे कौन निर्देशित करता है? तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। चलिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताइए, जो मैंने कल के आपको सेशन लिया था राष्ट्रपति का पूरा कंसेप्ट के साथ में, वो ठीक लिया था या गलत लिया था? उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं? डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन जो लगाए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बताइए, उस सेशन के अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा सेशन को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। चलिए, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी करना है आपके लिए। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स, अब जो संविधान में बात है वो प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक की संख्या और 50 अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए। और 1997 से पहले प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी थी? तो 10-10 थी। 10 प्रस्तावक की संख्या थी और 10 अनुमोदक की संख्या थी। ये 1997 के बाद में प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी 50-50 कर दी गई। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? क्वेश्चन को फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित, यानी जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसे चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी गई है? यानी अयोग्य मानी गई है। ठीक है, योग्य नहीं, अयोग्य मानी गई है। तो भारत का नागरिक हो ऐसा तो योग्य होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वो बिल्कुल सही बात है, ऐसा योग्य होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अयोग्य की बात की गई है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, ये भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा योग्य होना चाहिए। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, ये बिल्कुल गलत बात है। और स्टूडेंट्स, यही इस क्वेश्चन ने पूछा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कल मैंने जब राष्ट्रपति का सेशन लिया था तो उसमें राष्ट्रपति की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन बताई थी, तो उसमें हमारा शायद 4th पॉइंट था कि कोई लाभ के पद पर ग्रहण, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा है वो कोई लाभ के पद पर ना होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या लिखा है? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। और इसने यही बात पूछी थी कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया से किया जाता है, कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा? तो कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स? एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है जो भारत का राष्ट्रपति चुनाव है। अच्छा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति है क्या? प्रत्यक्ष तो वो है जो जनता द्वारा वोट दिए जाएं, लेकिन एकल हस्तांतरित मत पद्धति क्या है इसके बारे में मैं आपके लिए बताऊं। जैसे टोटल वोट कितने पड़े राष्ट्रपति चुनाव के लिए? 2000 पड़े। ठीक है, कितने? 2000 पड़े।
और इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, ए चुनाव लड़ रहा है और बी चुनाव लड़ रहा है और सी चुनाव लड़ रहा है। यानी 3 कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और 2000 वोट हैं टोटल। ठीक है, तो 1000 वोट तो ए के लिए आ गए, 1000, ठीक है, और 600 वोट बी के लिए आ गए और 400 वोट सी के लिए आ गए। ठीक है, अब जिस पर सबसे ज्यादा कम वोट होंगे उसको हटा दिया जाएगा और उसके वोट इन दोनों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 200 वोट ए पर आ जाएंगे, यानी 1200 हो जाएंगे। ठीक है, और 600 पे 200 आ जाएंगे तो 800 हो जाएंगे। अब इसमें भी जिसके कम होंगे उसको हटा दिया जाएगा और इसके पास में वोट दे नहीं। अब ये 2 बचे हैं, तो अब इसमें से किसके ज्यादा हैं, 1200 इसके ए के ज्यादा हैं, तो ये राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, अगर कम होते हैं तो यानी जो चुनाव है उसमें 50+1 वोट होना चाहिए, तब राष्ट्रपति जीतता है। ठीक है, तो जिसके भी इनमें से ज्यादा हो जाएंगे वो राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाएगा। इसे ही कहते हैं एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इसी प्रक्रिया से होता है, जिसके वोट कम होते हैं उसको हटा दिया जाता है और उसे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, एकल हस्तांतरित मत पद्धति है क्या, ये समझ में आया? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से डियर स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, ये समझ में आया या नहीं? यस या नो कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइएगा जल्दी से। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है वो किस प्रकार संचालित किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या निर्वाचन आयोग द्वारा, या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा? तो जो राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। ये कल बात मैंने बताई थी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में इसका प्रावधान है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होगा। अच्छा जल्दी से बताइए आर्टिकल 52 में और क्या बातें कही गई हैं। मैंने 3 पॉइंट बताए थे जो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती हैं, वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये भी किस आर्टिकल में कहा गया है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है। किस में? आर्टिकल 52 में कहा गया है। तो ये क्या है? राष्ट्रपति है जो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? जल्दी से बताइए भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसके? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उससे संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के पास में ये मामले भेजे जाते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में आपके लिए डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, उसे डाउट को मैं अगले सेशन में क्लियर करा दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में अगर बताने लायक होगा तो वो डाउट आपका कमेंट बॉक्स में ही क्लियर करा दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है?
तो कौन सा संविधान है, यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 71 में ये बात कही गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का जो चुनाव होता है उन्हें प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, तो 2 सप्ताह का केवल यानी मात्र 2 सप्ताह का समय मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जल्दी से बताइएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कमेंट कीजिएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा कितने वर्ष का होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो डियर स्टूडेंट 4 वर्ष का होता है। कितना, 4 वर्ष का होता है। चलिए आगे बात करते हैं। और एक और पॉइंट बता दूं, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होगा वो व्यक्ति वो 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में ऐसा प्रावधान है। चलिए आगे बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। ऐसा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 56 में ऐसा प्रावधान है। ठीक है, किस में है, आर्टिकल 56 में। चलिए आगे बात करते हैं। बताइए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं किस किस को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुना जाता है। ठीक है, किसके लिए चुना जाता है, जो राष्ट्रपति कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति चुनाव में, ये मैंने कल बातें बताई थी। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सदस्य, बिल्कुल गलत बात है। संसद के सभी सदस्य तथा और विधानसभाओं तथा परिषदों, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, इलेक्टेड एमएलए प्लस इलेक्टेड एमपी मैंने बताए थे, तो ऑप्शन बी में ऐसा ही है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल गलत बात है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे नहीं राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, ऐसा भी नहीं है। कोई भी ऐसे राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसे कोई भी राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता है। संसद द्वारा महाभियोग, जी हाँ यही सही बात है स्टूडेंट। संसद द्वारा जब महाभियोग लग जाता है राष्ट्रपति पर, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और महाभियोग की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है। चलिए बताइएगा संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देता है तो उसके अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है, लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही शुरू की जाती है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति है उसे अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स देखो उसमें कुछ और लैंग्वेज थी और इसमें कुछ और लैंग्वेज है, यानी महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए राष्ट्रपति पद पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो किस आधार पर लगता है, किसी भी आधार पर लग सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या हलवा है जो किसी भी आधार पर महाभियोग लग जाएगा राष्ट्रपति पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान के अतिक्रमण करने पर
जी बिल्कुल सही बात है। जब संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करता है तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ठीक है, राज्य विधानसभा को भंग करने पर ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इसका राइट ऑप्शन है वो बी है, संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी संविधान का जब राष्ट्रपति उल्लंघन कर देता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो स्टूडेंट्स, अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। चलिए आगे बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? जो राष्ट्रपति हैं, कार्यकाल पूरे होने से पहले ही राष्ट्रपति को उन्हें कौन हटा सकता है? तो स्टूडेंट, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उससे पहले ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमें ये डाउट है, उसका सॉल्यूशन आपके लिए अवश्य मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट एंड बढ़िया सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कराई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।